चलो भाई, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना स्टार्ट करें। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? संवैधानिक। अच्छा, संविधान पढ़ रहे थे। चलो, कल हम लोगों ने बातचीत की थी कैसे आपके देश की संविधान सभा किस में कन्वर्ट हो गई? संसद में। इस संसद के आगे एक शब्द लिखा था, अंतरिम। अंतरिम का मतलब होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी कह लो या कह लो जो काम संभालने के लिए आए, जिसको कार्यवाहक भी कह सकते हैं, और कुछ लोग बहुत आसान भाषा में इसको अस्थाई भी कह देते हैं। ये एक ही चीज है। संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर लास्ट में बचे जिनके साइन थे? 284। इस संविधान सभा का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संसद का हेड बना दिया जी.वी. मावलंकर को। और इसीलिए हम जानते हैं कि जब हमारी नई लोकसभा का गठन हुआ तो जी.वी. मावलंकर जी ही लोकसभा के अध्यक्ष बने। और ये वो चेहरा है जिनको हटाने के लिए एक ब्लेम भी लगा था इनके ऊपर कि महाभियोग तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कहा था कि इनको हटा दो। फाइनली जाके हटे नहीं थे। लेकिन ये देश के लिए भी शर्म की बात थी कि पहला ऐसा आदमी जिसको आज़ादी से पहले आपने लोकसभा के रूप में या संसद के रूप में अध्यक्ष बना लिया, उसके पहले टेन्योर में ही आपको उसको हटाने की बात लानी पड़ी। हटे नहीं, अच्छी बात है, लेकिन जी.वी. मावलंकर जी को हटाने का प्रयास किया गया था। चलो मुझे बताओ जरा कितने पॉइंट्स हमने पढ़ लिए ताकि उसके आगे पहुंचे। पेज नंबर 23 कंप्लीट हो गया था। हमने के.वी. राव का नाम लिख लिया था, ठीक है। 24 पे प्रमुख बिंदु पढ़े थे ना, और प्रमुख विशेषताओं में कल लास्ट में 42वां संविधान संशोधन। कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि किसी भी चीज को बेहतर बनाने के लिए उसमें संशोधन करना पड़ता है, और ये टाइम की नीड होती है। आप जैसे घर में संशोधन करते हैं, कहीं बिल्डिंग में, सड़कों में, ऐसे ही संशोधन आपको अपने किताब में करना पड़ा, जिसको आप कहते हैं भारत का संविधान। और मैंने कल आपको बताया था कि भाई ये बातचीत नहीं चलेंगे क्लास में बीच में। कल ये बताया था कि पंडित नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने और खुद अंबेडकर जी ने कहा था कि ये जो संविधान हम लिख रहे हैं ना, ये एक निर्जीव मशीन है। आने वाली पीढ़ी के नेता कैसे होंगे उससे ये डिसाइड होगा कि ये संविधान कामयाब है या नहीं है। और उनकी वो बातें आज पढ़ के लगता है कि वो समझदार थे और सही कह गए थे कि अगर भ्रष्टाचारी, घटिया चरित्र वाले लोग आएंगे तो ये संविधान देश को बचा नहीं पाएगा। उन्होंने कहा था अगर ये संविधान खराब भी लिखा गया ना हमसे, तो भी इसको बेस्ट बना लेगी आगे आने वाली नेताओं की पीढ़ी, अगर वो चरित्रवान हुए, अच्छे लोग हुए, भ्रष्टाचारी नहीं हुए। तो आज इसका ठीक उल्टा ही तो आपके देश में है। चरित्र नाम की चीज नहीं, भ्रष्टाचारी बहुत ज्यादा कितनी गड़बड़ियां करते हैं, तो उस मशीनरी को गलत यूज कर रहे हैं, और ये लोग जानते थे, तभी शायद ये बात करके भी गए थे। चलो पेज नंबर 24 पर देखो, हमने ऊपर के 2 पॉइंट पढ़े थे ना, इंदिरा गांधी हमने लिख लिया था, और शायद आपातकाल भी, ठीक है। अब देखो सब कुछ तुम्हें समझा रखा है, तुम सिर्फ पढ़ते जाना, समझते जाना, अंडरलाइन करते जाना। पहला पॉइंट है सबसे लंबा लिखित संविधान। किस बेसिस पर ऐसा कह रहे हैं? ये सबसे लंबा लिखित संविधान किस बेसिस पर कह रहे हैं? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, तब भी सबसे लंबा, सबसे विशाल संविधान था। आज ये बढ़ बढ़ के 475 के आसपास आ गया, लेकिन इसी में नंबर ABCD डाल दिया तो 396 आज तक भी नहीं बना। 395 में ही यहाँ तक आते आते, जैसे हमने पढ़ा था, याद करो, देखो 19 था, याद है? 19A, 19B, 19C, 19D। अगर नहीं भी सुना तो अब सुन लो, इस तरह के बहुत सारे बढ़ा दिए। जैसे एक 21 आर्टिकल था, अब 21A भी है। ऐसे ही अलग अलग तरह के आर्टिकल्स बढ़ाते चले गए, और इसी कारण से संख्या तो बढ़ी, लेकिन देखने में कितने दिखाई देते हैं आज भी? ऐसे ही आपके भाग बढ़ बढ़ के 25 हो गए, लेकिन भाग भी आपने 4 के बाद 4A कर दिया, तो इसलिए वो दिखाई नहीं देता। 23, 24, 25 कहीं नहीं लिखा, ना अनुच्छेदों के नंबर बदले गए हैं और ना ही भाग के। हाँ, एक चीज बदली गई है आपकी। भैया आज ये काम क्यों नहीं कर रहा इसका डस्टर? चलो, ये बेसिक सी बात है जो कि इस पॉइंट में दी गई है, इसको टिक कर लो, है ना?
कोई बात नहीं, अपने आप देखें, इनका काम, तुम्हें अपना काम करना है, पढ़ना। देखो जरा अगला, सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान को 2 वर्गों में बांटा गया। पहला टिक कर लो, ये इसका वो बदल दिया है आज, तो इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो पढ़ेंगे इसको, टिक करेंगे। सबसे लंबा लिखित संविधान 2 भागों में है, अंडरलाइन कर लो। लिखित जैसा अमेरिकी संविधान है और अलिखित जैसा ब्रिटेन का संविधान है। फैंस चला दो, चला दो फैंस, बॉयज की तरफ के चला दो, यहाँ नहीं चलवाने। अभी लड़कियों को आधियों को ठंड लग जाएगी, इसलिए लड़कों को चलवा देते हैं, लड़कों की साइड के चलो 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 पढ़ लो। तो लिखित अंडरलाइन कर लो, अमेरिकी संविधान, अलिखित ब्रिटेन का संविधान। कल मैंने कुछ में एक्सप्लेन किया था कि ब्रिटेन के संविधान में ना, ये ब्रिटेन के संविधान में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनका संविधान रिटन नहीं है, जबकि यूएसए का संविधान लिखित है। एक तो ये चीज हमने दोनों का मिक्सचर बना लिया, हमारे को लिखित मानते हैं। अगर हमारी कोई चीज लिखित समझ में ना आए, भाई क्लियर नहीं लिखा कि इसका मतलब क्या है, तो हम किसकी तरफ मुड़ जाते हैं? अमेरिका में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सरकार नीचे है। ब्रिटेन में सरकार ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट नीचे। हमारे यहाँ सरकार और सुप्रीम कोर्ट बराबर है। एक कानून बना सकता है, एक कानून की व्याख्या करता है, क्योंकि कानून की व्याख्या संविधान के अकॉर्डिंग होती है। चलो पढ़ेंगे अगला, तो ये टिक कर लो, अमेरिका जैसा लिखित और अलिखित ब्रिटेन जैसा। फिर पढ़ो, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी विशालता का प्रमुख कारण केंद्रीय और प्रांतीय दोनों सरकारों का गठन और उसकी शक्तियों का विस्तृत विवरण है। अब आपके देश में ना फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम मतलब फेडरल, मैंने कल बताया था, क्या ये शब्द यूज किया है? नहीं यूज किया। इसका मतलब होता है हाँ संघीय, और संघीय का मतलब होता है जहां सरकार के 2 लेवल हो, एक सेंट्रल एक स्टेट। आपके देश में देखो, आप लोगों ने राष्ट्रपति के लिए कितने सारे हैं, जैसे पूरी संविधान को देखें तो 52 से लेके और 151 तक, फिर इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, सब कुछ आ गया। ये सेम चीज तो राज्यपाल के रूप में भी है। आपने सेम मान लिया या अलग से लिखा? अलग आर्टिकल दिया, फिर उनके बारे में लिखा, राज्यपाल, सीएम, मंत्री परिषद, सब कुछ लिखा। तो आपकी इतनी सारी चीजें, जब पावर तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस ये देश के स्तर पे काम करता है, ये राज्य। ऐसे फिर आपने विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, ये राज्यसभा, ऐसे ही आपने प्रधानमंत्री, सीएम। कि इन देशों में क्या है, जो बाकी देश है, अगर पीएम लिख दिया तो ऑटोमेटिकली समझ जाओ बाकी सबकी पावर्स वैसी ही है। हमने हर एक चीज को लिखा, पीएम की ये पावर, ये आर्टिकल, ये हो गया, जबकि सबकी योग्यता एक जैसी थी, सबकी पावर्स भी एक जैसी थी। कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक जैसी पावर्स को भी हमने 1000 बार लिखा, इसलिए हमने सबसे विशाल लिखित संविधान बना दिया। ये पॉइंट देखो, टिक कर लो। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब विशाल पढ़ लो, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन और उसकी शक्तियों का विस्तृत विवरण है। तो दोनों का गठन अलग अलग आर्टिकल में, दोनों का विस्तृत विवरण, जबकि पावर कैसी ऑलमोस्ट सेम है, फिर इसलिए विशाल बन गया। अमेरिका ने मेजर पावर्स लिखी, सारी नहीं लिखी। ब्रिटेन ने अपनी पावर लिखी ही नहीं, लेकिन हमने क्या किया, इसकी पावर उसकी पावर सेम है तब भी लिख डाली। एमएलए राज्य में काम करते हैं, एमपी देश में काम करते हैं, पावर तो ऑलमोस्ट सेम है, हमने हर एक को अलग अलग लिखा, इसलिए बड़ा बना। नेक्स्ट देखो, भारत के मूल संविधान में, ये अंडरलाइन कर लो, एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। क्या प्रस्तावना स्टार्टिंग से इसका पार्ट है? नहीं, प्रस्तावना बहुत लेटर स्टेज में, 1973 में, 1973 में प्रस्तावना को एक बहुत बड़ा मामला आया था, केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद। कुछ विवाद ना आपके देश में बहुत बड़े हैं, जैसे गोलकनाथ और बनाम केरल राज्य। जैसे केशवानंद भारती, जैसे ये बेरूबारी विवाद, ये बहुत बड़े लेवल के विवाद हैं, क्योंकि ये किसी एक संगठन ने, एक आदमी ने किसी राज्य से उठ के और आपके देश में सरकार के ऊपर कर दिए ये केसेस। और फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, क्योंकि सरकार के जितने केसेस हैं वो कौन संभालता है? सुप्रीम कोर्ट, वहीं जाते हैं। फिर उन्होंने बहुत बड़ी खंडपीठ बिठाई, कहीं 7 बिठाए, कहीं 11 बिठाए, और सबसे ज्यादा आज तक 13 बिठाए गए, 13 जजेस।
केशवानंद भारती मामले में मौलिक अधिकार और पता नहीं क्या क्या चीजें, इतनी सारी दोबारा डिस्कशन करना पड़ा कि 13 जजेस बैठे और इन 13 को इसलिए बिठाया ताकि अगर बराबरी हो तो एक तरफ का पलड़ा भारी रहे, और ऐसा ही हुआ। ये इतना डिस्प्यूट था इस क्वेश्चन के ऊपर कि बराबरी बस एक आदमी से फालतू थे। तो केशवानंद भारती मामला एक बड़ा मामला है जिसका जिक्र बार बार आएगा 73 में। इस मामले में कहा गया कि भारत के संविधान का पहला पन्ना यानी प्रस्तावना संविधान का ही एक क्या है, भाग। ये 22 में शामिल नहीं है लेकिन इसको भी एक भाग कंसीडर किया 1973 के बाद। ये टिक कर लो। तो प्रस्तावना के ऊपर लिख लो 1973 केशवानंद भारती विवाद, उसमें ये संविधान का हिस्सा बनी है। 1973 केशवानंद भारती विवाद। कितने जजेस की बेंच थी? 13। आज तक कितने जजेस कभी नहीं बैठे। राम मंदिर पे भी 5 बैठे थे ना, लेकिन ये देखो कितना, भाई राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था इंडिया का, 90s से चल रहा था, अब जाके सॉर्ट आउट हुआ, 30 साल लग गए, लेकिन उस पे भी जजेस की बेंच 5 आदमियों की थी, जबकि इसकी जजेस की बेंच 13। आज तक इससे बड़ी बेंच नहीं बनानी पड़ी। नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं। तो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ये अंडरलाइन कर लो। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। इसको थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, फिर कभी डिटेल दोबारा पढ़ेंगे। एक बार बोर्ड पे देखो, 8 से कितनी बढ़ी होंगी? इसका मतलब 9, 10, 11, 12 लेटर स्टेज में आई। हर एक जब भी आएगी ना इस किताब में, जब भी कुछ नया होगा तो 2 क्वेश्चन बनेंगे। कौन से नंबर पे नया हुआ, किस सन में नंबर नया हुआ। ये पहली बार संविधान में चेंज था 1951। ये 52वां किताब का चेंज था, ये 73वां, ये 74वां, ये 1985, ये 1992, ये 1992। लेकिन ये जाके एग्जीक्यूशन में आए थे 1993, क्योंकि आप जानते हो अप्रैल में आप पंचायती राज दिवस मनाते हो, और ये पंचायत का ही किस्सा था, एक ग्रामीण पंचायत और एक शहरी स्वशासन। इसीलिए आपकी अनुसूचियां लेट जोड़ी गई। इन सबके कौन सा अमेंडमेंट है? अमेंडमेंट का मतलब उस किताब में कौन से नंबर का चेंज किया। तो सबसे पहले आपने किताब को 50 में लागू किया और 51 में बदल दिया। कौन सी अनुसूची डाल दी? इसीलिए आपको ऐसा करना पड़ा क्योंकि आपके देश में लोग जमीन को मां का दर्जा देते हैं, और किसानों के गांव में जब पहुंचे, भारत तो गांव में बसता था, रोड निकालने हैं, ट्रैक निकालने हैं, तो लोग अपनी जमीन पे जाके लेट गए कि हम अपनी जमीन पे रोड नहीं बनने देंगे, ट्रैक नहीं बिछने देंगे, रेलवे को नहीं आने देंगे। फिर सरकार को लगा कि इंडिया में लोगों को समझाना नामुमकिन है जब तक कि क्या ना बन जाए, कानून। कानून का डर हमें नहीं दिखाना पड़ा क्योंकि कानून का डर अंग्रेज बिठा के गए हुए थे। पुलिस और कानून से ना हमारे दादा दादी के टाइम के लोग बहुत डरते थे। तुमने कभी देखा हो, दादा दादी के लिए मरने का बराबर काम था अगर पुलिस घर तक पहुंच गई तो। ये बहुत बेइज्जती थी। आज की पीढ़ी उतना नहीं डरती क्योंकि लोग मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। देखिए आजकल पुलिस की वीडियो बनाने लग जाते हैं। पहले पुलिस आती थी, कांपते थे लोग कि पुलिस आ गई। अंग्रेजों ने लॉ एंड ऑर्डर का रूल हमारे दिमाग पे हावी कर दिया था। इसीलिए जब सरकार के सामने दिक्कत आई तो तुरंत उसने उस काम को किसमें कन्वर्ट कर दिया? लॉ एंड ऑर्डर में। और लॉ एंड ऑर्डर बनते ही लोग जो है अपने आप सीधे हो गए और उनकी समझ में आ गया कि भाई भूमि जो है ना, जमीन अगर ये एक्वायरमेंट में आ गई तो मेरे मरने से या मेरे यहाँ जाके लेट जाने से या मैं चाहूंगा जैसा वैसा नहीं होगा। इसके बाद फिर ज्यादा दिक्कतें नहीं आई और तब आपका विकास संभव हुआ। अपने आप से इस चीज को मत देखो, इसको देखो जो लोग एसटी थे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये बेचारे कहाँ रहते थे? और जंगलों का विकास, रास्ते निकालने पड़ेंगे। अब आप गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करते हो, कभी आप ये डायमंड क्वाड्रिलेटरल की बात करते हो, कभी आप केएमपी, केजीपी, कभी आप एक्सप्रेसवे की बात करते हो। तो ये एक्सप्रेसवे कहाँ बनाए गए हैं? जंगलों में या खेतों में से निकाल के ना। इंडियंस इतनी आसानी से जमीन देने वालों में से नहीं थे। इसीलिए 1951 में आपको कौन से नंबर का अमेंडमेंट करना पड़ा? पहला। और आपने लिख दिया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है और ये लीगल है। और जैसे ही लीगल शब्द आएगा तो लोग डरेंगे कि भाई कानून की बात हो गई, तो लोग पीछे अपने आप हो जाएंगे कि ठीक है जो कानून करेगा ठीक करेगा, इसीलिए करना पड़ा। अच्छा, इसको भी सुनी लो अब लगे हाथ। इसमें क्या था? हाँ, आपके देश में बहुत बुरा हाल हो गया और दल बदल जो है ना, हद से ज्यादा करने लग गए लोग। तो अच्छा, ठीक है, चलो नाइस, बहुत अच्छी बात है। चलो पढ़ लेते हैं। 85 में क्या हुआ? एक्चुअली ये बोर्ड जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक, ये 2-4 दिन में तो समझ में आते हैं। तुम लोग क्या हो, तुम्हारी पीढ़ी है बहुत ज्यादा फास्ट। तुम में और हम में, जैसे मेरी एज 38 है, तुम मुझसे कम से कम 10-15 साल छोटे हो मिनिमम। कुछ हो सकता है 20 साल के आसपास भी छोटे हो जो 18 के बैठे हैं।
तुम्हारी पीढ़ी ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में मजे सीखती है, मजे से वो उसको यूज करती है। मुझे क्या लगता है कि ये कितना टाइम का वेस्टेज है। मैं सही बताऊं, मुझे आज भी पढ़ाने का शौक है व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक मार्कर से, लेकिन समय बदल गया, चीजें फास्ट हो गई। अब तुम लोगों के पास क्या, अगर 10,000 का फोन है तो शायद उसके सारे फंक्शन तुम्हें आ गए होंगे, है ना? ऐसे तुम भले हो तुम्हें नहीं आते। मेरे पास अभी कौन सा, वो इससे पहले कौन सा आया था नया एप्पल का, आईफोन का क्या था वो नंबर, 11 नहीं 12 नहीं लिया, 11 का प्रो मैक्स, 2 थे ना, एक प्रो एक प्रो मैक्स। मुझे नहीं पता जितने का था वो, लेकिन उसके मैंने ऐड बहुत देखे। तुम विश्वास नहीं करोगे, मुझे उसमें सिर्फ 2 चीज चलानी आती हैं, एक व्हाट्सएप और एक अपना नॉर्मल कॉलिंग का फोन। मैंने आज तक उसके फंक्शंस भी खोल के नहीं देखे। और ये मैं कई बार अपनी बेटी को कहती हूँ, वो मुझे कहती है मम्मा आपने ये आईफोन क्यों ले रखा है? मैंने कहा बेटा पापा ने दिला दिया, मुझे जरूरत नहीं थी। लेकिन 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 उसको मैं ये समझाती हूँ कि बेटा जिनके पास ये होते हैं ना, उनके पास टाइम नहीं होता, उनकी इच्छा ही नहीं होती इनको यूज करने की। और जिनके पास नहीं होते वो चाहते हैं यार एप्पल का फोन मिल जाए तो हम उसको हाथ में ही रखे दिखाते चलें कि हाँ देखो हमारे पास है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, सबके साथ है। आप देखना जब पैसा आएगा ना और जब चीजें होंगी तब आपके शौक खत्म हो चुके होंगे। और जब तक नहीं है पैसा तो लगता है यार कहीं गलती से कोई एप्पल का फोन भाई रखने भर को भी मिल जाए, 1 लाख का फोन, तो उसमें मजे आते हैं। ये सबके साथ है, हर किसी के साथ। अभी पीछे नवंबर में मैं एक अपने चाचा के बेटे की शादी में गई थी, मेरा कजिन। तो मैं अपना फोन जो है कैरी ज्यादा नहीं करती, तो मुझे बारात में जाना पड़ा, तो मैंने अपने भाई को दे दिया। अब मेरा भाई जो है 19-20 साल का है, तो उसके स्टाइल में वो फोन में ही रहा पूरा। कि मतलब मैंने नोटिस किया कि वो पूरे शादी में बारात में उसके हाथ में रहा, अपना फोन तो जेब में, क्योंकि उसका फोन है 10-20 हजार वाला, और मेरा फोन, क्योंकि उसको तो लोग ये देखे ना भाई 1 लाख का फोन ले रहा है लड़का, यंग लड़का है। तो फिर मैंने ये उसको समझाया कि विशु देख भाई, तेरा जो तू जिस स्टेज में है ना, उस स्टेज में ऐसा ही लगता है कि बस लोग हमें देखे तो इन चीजों के लिए, लेकिन जब तेरा दिमागी विकास हो जाएगा फिर तुझे लगेगा ये चीजें मैटर ही नहीं करती, और फोन की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है जब आप बड़े हो जाओगे। अभी आपको लगता है फोन बहुत जरूरी है, लेकिन वो तब बनेगी आपकी हैसियत जब आप उसको कमाने लायक बन जाओ। अब किसी गाँव के आदमी के पास पैसा नहीं है ना, तो उसके लिए आज भी एप्पल बहुत बड़ी चीज है। जिसने कमा लिया उसको लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, और क्या इससे क्या स्टेटस सिंबल दिखता है। स्टेटस सिंबल आपके दिमाग से दिखता है, आपके तौर तरीके से दिखता है। लेकिन जिनकी समझ इतनी विकसित है ना, वहां तक पहुंचते पहुंचते शौक खत्म होंगे, वरना शौक हमेशा, आधे लोग तो शौक के साथ ही मर भी जाते हैं, है ना, कि काश हम उस टाइम पढ़ लिए होते, ऐसा हो गया होता। इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए पढ़ लो। कभी मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी जो है लाइफ में, खैर फोन की इच्छा मेरी कभी नहीं थी, लेकिन फिर भी कि लाइफ में ऐसा करेंगे, ये होगा वो। अब लगता है कि एक स्टेज क्रॉस करने के बाद आपको लगता है कि खुश रहना पहली प्रायोरिटी है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, इसीलिए पढ़ो। ये जिस स्टेज पे मैं हूं ना, जब यहाँ पहुंचोगे तो सब चीजें बेमानी दिखेंगी, फिर लगेगा ठीक है कामयाब हो जाएं, घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, लेकिन फाइनली आपको अच्छा तब लगता है जब आप किसी दूसरे का भला कर पाते हैं। ये सीख तब मिलेगी जब कमा लोगे, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। गांधी जी ने अपने बेटे को एक दिन एक लेटर लिखा दक्षिण अफ्रीका से, और लिखा उसमें, ये 7वीं 8वीं क्लास में एक चैप्टर है, मैं अपनी बेटी को पिछले से पिछले साल पढ़ाती, तब मैंने बताया उसको। उसमें लिखा उन्होंने अपने बेटे को कि बेटा सबसे ज्यादा आनंद जो है ना वो गरीबी में है। अब ये सुन के तुम्हें कैसा लगता है, आनंद कैसे है गरीबी में? तो मेरी बेटी ने भी कहा मम्मा ये क्या लिखा गांधी जी ने। फिर मैंने उसको बताया बेटा गांधी ने ना बचपन से अमीरी देखी थी, अमीरी में पले बढ़े, पैदा हुए तो पिताजी राजकोट के दीवान थे, लंदन पढ़ने चले गए, वहां से खूब पैसा खर्च, कोई टेंशन नहीं थी। उन्हें गरीबी का एहसास तब हुआ जब देखा कि लोग कैसे अफ्रीका में इल ट्रीटमेंट देते हैं। फिर उन्हें फील हुआ कि अमीर आदमी लाइफ को कभी जी नहीं पाता, वो ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और असली आनंद गरीबी से, उनका ये मतलब नहीं कि भीख मांगनी पड़े, गरीबी से मतलब एवरेज इंसान के साथ जीने में जो आनंद है ना, वो आपको बहुत ऊपर पहुंच के, जब आपका कोई यार दोस्त नहीं होगा, आपका किसी के साथ बातचीत नहीं होगी, तब खत्म हो जाएगा। तो उस चीज को अब मैं समझ सकती थी जब मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया। लेकिन मैंने ऐसा फील किया कि जब गांधी ने लेटर अपने बेटे को लिखा होगा तो उसने कहा होगा बाप को देखो क्या सूझ रही है, अपने आप तो ऐश मार गया और मुझे कह रहा है कि गरीबी में बेटा बहुत सुख है। तो ये जो मैं कह रही हूँ ना कि आईफोन में भी सुख नहीं मिलेगा, ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम आईफोन अफोर्ड कर पाओगे। अभी तुम्हें लगेगा मैडम वैसे ही बोल रही है, आईफोन के तो अलग ही मजे हैं। तो इसलिए लायकियत इकट्ठी करो अपनी। चलो आओ, 1985 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 52वां। और इसमें कहा गया कि भैया दल बदल नहीं करनी। दल बदल जो है ना वो गलत है, क्योंकि दल बदल आज भी चल रही है।
ये दल बदल को रोकने वाले लोग भी तो वही हैं जो दल बदलू थे। तो इन्होंने लूप होल्स छोड़ दिए, कमजोरियां छोड़ दी, और आज तक आप देखते हैं पार्टी ठीक एक दिन पहले 2 दिन पहले सारे देखा एमएलए को कैसे खरीद लेते हैं, दिन रात क्या क्या चल रहा है। यानी ये प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हुआ। 11वां और 12वां इन दोनों ने इशारा किया कि भारत में हर आम आदमी के हाथ में ताकत होनी चाहिए, और आम आदमी ताकत तब यूज कर सकता है जब वो पंचायती राज का अंग हो, क्योंकि पंचायत में जो मेंबर है ना ये आपके सीधे कांटेक्ट में है। आपने जितवाया तो मोदी जी को भी था, जाके मिल सकता है कोई मोदी जी से। आपने जितवाया तो खट्टर को भी था, कोई भी नहीं मिल सकता, इनसे आप मिल सकते हैं। इसलिए कहा कि आपके प्रति जवाबदेही कौन देगा, जो आपके आसपास का एरिया है। इसीलिए पंचायती राज को सबसे निम्न स्तर पे, सबसे नीचे क्या है हमारा, तो यहाँ पंचायत का हिस्सा बनने दो आम जनता को। और इसीलिए हर गांव के 18 साल से ऊपर की एज के लोगों को ऑटोमेटिकली किसका मेंबर बना लिया, ग्राम सभा का। ग्राम सभा के मेंबर हैं जिनकी उम्र कितनी है, 18 साल या इससे ज्यादा। और ग्राम सभा ही किसका इलेक्शन करती है, ग्राम पंचायत का। थोड़ा सा पढ़ेंगे, अब समझ में आता जाएगा। अगला पॉइंट देखो, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951। कुछ मैंने पढ़ाया ही नहीं है ऐसा जो रिपीट कराना पड़े। चलो अंडरलाइन कर लो। अगला 10वीं अनुसूची, पेज नंबर 24 पे हैं हम, चौथे पॉइंट पर। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1958। गलत टाइप हो गया, क्या लिखना है यहाँ, 85। ठीक कर लो 85। ये छोटी मोटी माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992, और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992। इस 12वीं से क्या आया, हाँ यहाँ ये जो 11वीं और 12वीं है ना, एग्जीक्यूशन में 93 में आई है, यहाँ ऑब्लिक में 1993 लिख लो। और इसीलिए आप एक दिन को पंचायती राज दिवस भी मनाते हो, 24 अप्रैल को। यहाँ लिख लो वो बात, लिखो 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आना। वर्तमान में भी अंतिम अनुच्छेद मूल रूप से कौन सा है, कौन सा नंबर है, 395, और 22 भाग ही हैं, किंतु गणना की दृष्टि से 465। अब 475 कर लो इसको, मैंने जो सबसे लास्ट लिखवाया वो 475 था। और 25 भाग हैं, गिनती में 25 हुए हैं लेकिन आज भी कितने हैं, 22। क्या अनुसूचियां भी 8 ही हैं, नहीं, उनका नंबर बढ़ा दिया। नेक्स्ट पे आ जाओ। अमेरिका के संविधान में केवल 7 विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान दुनिया में सबसे पहला लिखित संविधान है। कब लिखा गया, कब लिखा गया, 1789 में। इस साल 2 इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, एक फ्रांस की राज्य क्रांति और एक दुनिया को पहला लिखित संविधान। फ्रांस की राज्य क्रांति से आपने 3 शब्द सीखे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। और अमेरिका से आपने संविधान लिखना सीखा। तो ये साल हमारे देश में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपने इस साल में विदेशों में जो हुआ उससे बहुत कुछ सीखा। यहाँ ये टिक कर लो, जहाँ लिखा है अमेरिका के संविधान में केवल 7, यही साइड में जगह खाली है, लिख लो 1789। 1789 क्यों लिखा हमने ये, 2 कारणों से। फ्रांस की राज्य क्रांति और अमेरिका का लिखित संविधान, दोनों को लिख लो। फ्रांस की राज्य क्रांति और अमेरिका का लिखित संविधान। कोई किसी को दूसरे को मत बताया करो, जिसकी किताब है ना वो सबसे अच्छा सोच के लिख सकता है। दूसरे को बताने से क्या होता है, वो कंफ्यूज रहता है, उसको समझ में नहीं आता क्या लिखना है। जो रह गया उसको छोड़ दो, जो लिखा जाए वो लिख लो। जल्दी से ये टिक कर लो आगे। अमेरिका के संविधान में केवल 7, फिर बस पढ़ो। कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और अफ्रीका के संविधान में सिर्फ 25 अनुच्छेद हैं। ये इतने कम अनुच्छेद हैं, इसका मतलब इनका पूर्ण रूप से लिखित है या आधा अधूरा सा लिखा है। एक्सप्लेन नहीं किया हमने, क्या किया, ओवर एक्सप्लेन। हमने राष्ट्रपति के सेम जैसा राज्यपाल, उसकी भी शक्तियां, उसकी भी योग्यताएं, उसकी भी शपथ, सब कुछ लिखा। इन्होंने क्या लिखा, एक लाइन में लिख दिया राष्ट्रपति की ये पावर मेन बस, फिर कह दिया राज्यपाल की भी सेम पावर्स। हमने राष्ट्रपति की योग्यताएं और पता नहीं कितना कार्यकाल और महाभियोग, एक आदमी के ऊपर हमने 50-50 आर्टिकल लिख डाले, तभी तो इतने ज्यादा बन गए। नेक्स्ट देखो, अगला सिर्फ पढ़ लो। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है।
लोक प्रभुता पर आधारित संविधान। भाई ये कुछ लोगों का तो बातों में ही ध्यान है, एक बार जरा घूम के देखो जरा कौन ये गड़बड़ कर रहा है, इनको निकालो यहाँ से। ये 2 नंबर वाले कई बच्चे ना ऊपर आके बैठ गए हैं, ये पिट के फिर वापस 2 नंबर में जाएंगे, मानेंगे ही नहीं है। इनको देखो जो गड़बड़ करे इसके किताब ना उसको बाहर निकाल दो। लोक प्रभुता पर आधारित संविधान पढ़ लो। भारतीय संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। ये भारतीय जनता द्वारा, इसको अंडरलाइन करो, जनता द्वारा निर्मित संविधान है। इसमें अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। तुम्हें कैसे पता जनता को प्रदान की गई और जनता से बना है? प्रस्तावना की पहली लाइन, हम भारत के लोग, और लास्ट पैराग्राफ एतद द्वारा यानी अपने द्वारा, इसलिए हमें पता चला। नेक्स्ट देखना, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, इसको अंडरलाइन कर लो। कितनी बार भारत आया? 2 बार, क्योंकि लिखते हैं हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व। यहां नीचे लिख लो भारत 2 बार आया प्रस्तावना में। क्या नाम है भारत का आपके प्रस्ताव इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में? तुम्हारे भारत के कितने नाम दिए हैं संविधान में? क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत, ऐसे लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। ना भारतवर्ष लिखा, ना हिंदुस्तान लिखा, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो 2 नाम हुए तुम्हारे, इंडिया और भारत। चलो आगे देखना, इस संविधान को अंगीकृत, अंडरलाइन कर लो, अडॉप्ट, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये लोक प्रभुता को ही व्यक्त करते हैं, क्योंकि लोग ही कह रहे हैं कि हम भारत के लोग, और लास्ट में क्या लिख रहे हैं? हम अपने द्वारा यानी जनता द्वारा। अगले पेज पर आ जाओ, समाजवादी राज्य, जो मैं तुम्हें कई दिन से समझा रही हूँ, कुछ वर्ड्स वो सारे आ गए। अब पहला लिखा है समाजवादी। क्या समाजवाद तुम्हारा मूल संविधान था? ये तुम कब लिखना देखते हो? 1976 में, 42वां। कौन से 2 शब्द अब लेकर आए हम? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। यानी मूल संविधान में कितने शब्द थे? हाँ, इन 5 में से 3, लोकतंत्र, गणराज्य और संप्रभुता संपन्न। अगर कोई चीज बाद में जोड़ी गई है तो हटाई भी जा सकती होगी, इसलिए भारत में खतरा रहेगा अब आने वाले टाइम में। हो सकता है पंथ निरपेक्ष को हटा दें, कह दे कि नहीं मानते पंथ निरपेक्ष, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाद में जोड़ा गया, एक्सप्लेन्ड नहीं था। और समाजवाद को भी अगर हटा दें तो उनका कुछ नहीं जाना और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपके देश में आज की डेट में सारी पावर्स एक पार्टी के हाथ में है, और कोई भी पार्टी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पावर एक के हाथ में जाएगी ना तो देश का बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए क्योंकि लोकतंत्र की एक बेसिक नीड होती है, अगर सत्ता में जो लोग बैठे हैं इन पे नजर रखने के लिए, क्या मजबूत हो। आपके देश में 7 साल होने को आए विपक्ष नहीं है, यानी 7 साल से मर्जी चला सकती है सत्ता, और अगर ऐसा रहेगा तो वो लंबे टाइम में कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी बताइए। सुप्रीम कोर्ट अपने लिए तो बहुत जल्दी खड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट कभी सुना जनता के लिए खड़ा हुआ? मैंने कल एक बात कही थी तुम्हारे क्लास में कि आपके देश में जो आजकल कोर्ट में जो लोग हैं ना, जब ये रिटायर हो रहे हैं 62 से 65 से, तो इनके रास्ते खोल रखे हैं राज्यसभा, क्योंकि यहाँ इलेक्शन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। और सब जानते हैं कि 65 के बाद वैसे तो कोई कुछ बनना नहीं है, तो 65 के बाद अगर यहाँ एंट्री मिल जाए और आप 73, 75, 80 तक जीने वाले हैं तो आप पूरी लाइफ को आराम से काट के जा सकते हैं, पुश्तों के लिए पैसे जोड़ के जा सकते हैं। जब आप जज थे ना तब आप उतनी घपलेबाजी नहीं कर सकते थे, यहाँ इनको पूछने वाला कौन है। और मैंने कल भी कहा था कि कई एग्जाम्पल मैंने जब पिछली बार पढ़ाया तो मैंने बताए थे तुम्हें, तभी में ऐसा हुआ था कि वो रिटायर हुए, 10 दिन बाद वो MP बन गए इनडायरेक्ट। तो अगर कोई MP बन रहा है तो इसका मतलब पहले भी हो सकता है लालच दिया गया हो, लालच देके कैसे केसेस को मुड़वा लो। तो ये तुम्हारी गलतफहमी है अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे देश का सुप्रीम कोर्ट बचा लेगा। कहते हैं बचा लेगा, याद करो अभी 2 साल पहले जनवरी में 2019 में आपके सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस खुलेआम एक बैठक करके कहते हैं कि अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। बिल्कुल स्पष्ट कहा, और पूरी वो स्पीच उनकी लाइव थी और कितने अखबारों ने कवर किया। कहाँ
कहाँ गई वो बातें? वो गड़बड़ क्या सुधर गई? वो ठीक हो गई? उन पांचों में से एक फिर आपके सीजीआई भी बन गए थे, और फिर उनके सीजीआई बनने के बाद कुछ नहीं हुआ, फिर सब चीजें ट्रैक पे आ गई। ऐसे कैसे सुधर गई? और उन पांचों ने कितना बड़ा रिस्क लेके पब्लिक के सामने आके बात बोली होगी कि देश में जो व्यवस्था है ये बहुत चरमरा गई है, डगमगा गई है, अंदर बहुत ज्यादा घपलेबाजी है। यानी वो किस हद तक इस चीज को फील करके बाहर आए होंगे। तो तुम खुद सोचो वो चीजें ट्रैक पे कैसे आई? किसी ने कुछ किया तो है ही नहीं। अब एक रास्ता खोल दिया ऐसे लोगों को क्या बनाने का? राज्यसभा में क्या बन जाते हैं? और जो एक बार एमपी बन गया उसका तो जीवन, उसकी 7 पुश्तें पार हैं। तो इसलिए आपको पढ़ के तो बहुत अच्छा लगता है कि हम सबका रक्षक कौन खड़ा है, सुप्रीम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कब रक्षा की आपकी? उस कंडीशन में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट आया जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात आई। सुप्रीम कोर्ट देखो माननीय कहलाता है, अच्छी बात है, लेकिन अब धीरे धीरे ना सुप्रीम कोर्ट में भी गड़बड़ियां, कुछ लोग जैसे जो बैकडोर एंट्री कर रहे हैं, सब नहीं बिके हुए लेकिन कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अब जैसे 99th अमेंडमेंट था, बिल्कुल गलत था, बहुत अच्छी बात है, तुरंत कौन आ गया? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पूरी तरह से निरस्त होगा, और हुआ। ये बहुत अच्छी बात थी। अगर ये नहीं होता ना तो आज आपके देश में सारे जजेस को बनाने वाले बन जाते पीएम और राष्ट्रपति। और अगर जजेस को पीएम और राष्ट्रपति बनाएंगे तो फिर आपका संविधान का जो मूल ढांचा कहता था कि आपके देश में ये न्यायपालिका बिल्कुल अलग है, किससे? कार्यपालिका से, तो वो तो बात फिर धरी की धरी रह जाती। इसीलिए आपने कहा कि आपने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने देखो पूरी तरह से निरस्त करा लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में ऐसा करता रहेगा, इस बात की आपके देश में क्या गारंटी है? लोकतंत्र बहाल रहेगा, इस बात की भी क्या गारंटी है? अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, किताबें कहती हैं तो हम मान लेते हैं कि ऐसा होगा। पेज नंबर 25 पर देखो, समाजवादी राज्य। मूल संविधान में भारत को समाजवादी राज्य घोषित नहीं किया गया। इसको अंडरलाइन कर लो मोटा। तुम मूल में समाजवादी थे ही नहीं, तो तुम समाजवादी नहीं थे तो तुम किस बेसिस पे कह रहे हो कि हम जो है परमानेंट रहेंगे समाजवादी? वो कह देंगे हमने तो अपने कुछ टाइम के लिए जोड़ा था, हटा दिया। 370 अस्थाई लिखा गया था ना, तो क्या हट नहीं गया? क्या कश्मीर का एक भी आदमी चाहता था कि ये हटे? नहीं, कश्मीर वाले कभी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी तो हट गया। और क्या किया कश्मीर वालों ने? कुछ नहीं किया। ऐसे ही ये देखो, पहली लाइन ही समझो, मूल संविधान में भारत को समाजवादी राज्य घोषित नहीं किया गया। तो क्या आप कह दोगे कि 100% समाजवादी हमें बना के रहो? वो कह देंगे था ही नहीं समाजवादी, ये तो हमने कुछ सालों के लिए क्या हम हटा रहे हैं। मौलिक की 3 चीजें सेम रखेंगे, प्रभुसत्ता संपन्न, लोकतंत्र और गणराज्य। और लोकतंत्र भी उन्होंने थोड़ी खत्म किया, विपक्ष तुमने नहीं बनाया। सत्ता तो कह देगी हमने थोड़ी कहा कि इनको वोट मत दो, तुमने विपक्ष नहीं खड़ा किया, हम क्या करें? हम तो अपनी सत्ता में बैठे हैं, विपक्षी नहीं है, तो इसमें हमारी क्या गलती? गणराज्य चल ही रहा है क्योंकि देश का सबसे बड़ा आदमी चुनिंदा आदमी है, पैतृक नहीं है। तो वो 3 शब्दों पे तुम उनको नहीं पकड़ सकते, तुम उनको पकड़ सकते थे समाजवाद पे। और उसके लिए पहली लाइन में क्या लिखा है कि समाजवाद मूल संविधान में नहीं था। तो इसलिए ये सब चीजें सरकार ऐसी की ऐसी रख के छोड़ देगी और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। संप्रभुता तुम कल और परसों आई थी, हाँ, इसलिए तुम पूछ रही हो। संप्रभुता का मतलब होता है जब सब चीजों का डिसीजन मैं हूं, होली सोली पावर मेरे पास है। मेरे मतलब मैं भारत को रिप्रेजेंट करूं, मैं डिसाइड करूं भारत एज भारत कि मुझे पाकिस्तान के साथ लड़ना है या नहीं लड़ना, मेरे ऊपर कोई कंट्रोल ना करे, तो मैं संप्रभु हूं। देखो इसमें आगे, तो मूल संविधान में भारत को समाजवादी राज्य घोषित नहीं किया गया, लेकिन इस बात पर सभी भारतीय सहमत थे कि भारत के लिए समाजवाद का मार्ग ही उपयुक्त हो सकता है। तो सकता है को तो हटा देंगे, कह देंगे नहीं सकता, तो बात बन जाएगी। अगला देखो, अतः 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में, अंडरलाइन कर लो, भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया, किंतु संविधान की इस व्यवस्था के अनुसार भारत समाजवाद को अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार अपनाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब सरकार क्या कह सकती है कि समाजवाद की जरूरत नहीं है, लोग सरकारी महकमों में काम नहीं करते, बंद कर दो सरकारी चीजों को और सब कुछ पूंजीवादी कर दो, तो तुम कुछ बोल ही नहीं पाओगे। इस लाइन से समझ जाओ ना, भारत समाजवाद को अपनी देश की परिस्थिति के अनुसार अपनाएगा। और समाजवाद क्या कहता था? सब लोग बराबर, बराबरी का हक मिले ना, फिर जो आगे बढ़े। कह देंगे नहीं मिलेगा बराबरी का हक, क्योंकि समाजवादी हमारी कल्पना है ही नहीं, हम बेसिकली समाजवाद थोड़ी हैं, हमने तो अपनी परिस्थिति उस टाइम थी, जरूरत थी, बना लिया। अब कह देंगे नहीं जरूरत है, हटा दो। धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ मुड़ोगे तो कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये सब लिखा हुआ है संविधान में। नेक्स्ट देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये 3 शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या ये मूल में थे? इनको रखेंगे, इनसे तुम्हें कुछ फायदा नहीं मिलना, ये तो सरकार की मर्जी है। तुम्हें 2 शब्दों का बहुत खास फायदा था, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। तो ये दोनों शब्द मौलिक में नहीं थे।
आगे पढ़ना। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। इसका तात्पर्य है, जो तुम अभी पूछ रही थी, अंडरलाइन कर दो, हमारा राज्य आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। हम विदेशियों से पूछ के डिसीजन लेंगे या अपने खुद के डिसीजन लेंगे? खुद के। यहाँ लिख लो विदेशी ताकतों से, जहाँ लिखा ना स्वतंत्र है, यहाँ लिख लो विदेशी ताकतों से। यानी हम अमेरिका ब्रिटेन का दबाव नहीं मानते। ये भी कहने की बात है, आप सब जानते हो कि बड़ी ताकतों का दबाव सब मानते हैं। नेक्स्ट देखो, भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। इसको अंडरलाइन कर लो, लोकतंत्र तो है ही। भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। तो 5 साल बाद जनता ही तो डिसीजन लेती है कि अगला पीएम कौन। जनता एक, भारत एक पूर्ण गणराज्य है, अंडरलाइन करो, क्योंकि भारतीय संघ का अध्यक्ष एक वंशानुगत सम्राट न होकर जनता द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। तो आपके यहाँ राजतंत्र है या लोकतंत्र है? क्योंकि आप ही चुनते हो, और आप जिसको इनडायरेक्ट चुनते हो वो आपका हेड बन जाता है, यानी राष्ट्रपति। आपने डायरेक्ट नहीं चुना, लेकिन आपने एमएलए बनाए, आपने एमपी बनाए, वो किसको बनाएंगे? राष्ट्रपति को। तो आपने ही चुना एक तरह से ये। नेक्स्ट देखना, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। कठोरता का क्या एग्जाम्पल दोगे? किस चीज में कठोर है? समानता है ना, समानता में कठोर है। समानता स्टार्टिंग से थी कि नहीं थी? समानता थी, न्याय भी था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लेकिन समाजवाद नहीं था और ना ही पंथ निरपेक्ष था। ये टिक करो, कठोरता और लचीलापन। कठोर संविधान वो संविधान होता है जिसमें संशोधन विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर नहीं किया जा सकता। मैंने कल तुम्हें बताया था तुम्हारा संविधान बदलने के 3 तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं बताना? एक है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। ये संविधान को बदलेंगे। इनको एक शब्द में क्या कहें? संसद। संसद बदलेगी। संसद में लोकसभा अगर 50% से ज्यादा कह देती है और राज्यसभा भी 50% से ज्यादा और राष्ट्रपति साइन कर दें, बदल गया संविधान। ये बहुत छोटी बात है और इसको आप कहते हैं कि साधारण बहुमत से कोई चीज बदल दी हमने। ये देश के ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं डालती। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, 50% से नहीं, 2/3 प्लस 2/3 प्लस राष्ट्रपति, इसे आप कहते हैं ये विशेष बहुमत है। और अगर बात बहुत ही ज्यादा बड़ी हो तो फिर इससे भी बड़ी बात पे जाते हैं, 2/3 प्लस 2/3 प्लस MLA जहां बैठते हैं, कहां? विधानसभाएं। कितनी विधानसभाएं? आधी। आधी कम से कम हाँ करें, यानी आपके देश में टोटल विधानसभाएं आज की डेट में 30 हैं। 28 तो राज्य आपके और दिल्ली और पौंडीचेरी। 30 जगह के MLAs में से आधी जगह के MLA हाँ करें, तब वो बात मानी जाएगी। ये कोई बहुत ही बड़ा मुद्दा होगा तो इस तरह की कंडीशन से आपके देश का संविधान बदलेगा। तो इसको क्या कहें? ये बहुत आसान है बदलना या टफ भी है? इससे आप कहोगे रिजिड है, इतना आसान नहीं है, हंसी खेल नहीं है। ये भी ठीक है, ये है नरम, बहुत आसानी से बदला जाए। लेकिन आसानी ये भी नहीं होती। अगर आपने अपने देश में लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत बना रखा हो ना, तो ये कंडीशन भी दिक्कत है। पर प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में? आज 543 में से 353 लोग जो हैं वो इनके साथ, बीजेपी के साथ हैं। तो ये तो 50% से बहुत ज्यादा हो गया ना। इसलिए आसान है साधारण बहुमत के द्वारा इनको बदलना। ऐसे ही राज्यसभा में भी इनके 50% आसानी से बनेंगे। कैसे? राज्यसभा कौन बनाता है? आपके राज्य के MLA। और आप जानते हो आधे से ज्यादा राज्यों में आज भी बीजेपी बैठी है, तो जो उन्होंने भेज रखे हैं वो लोग भी तो बीजेपी के होंगे। तो यहाँ भी बहुमत इनका आसानी से बनेगा। और जो ये आदमी है ये भी किस पार्टी का है? इसीलिए मर्जी चल सकती है। तो इसलिए अपने देश में अगर थोड़ी समझदारी हमें पैदा करनी है ना, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि विपक्ष होना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है? विपक्ष क्यों नहीं बना? क्योंकि 50% लोग तो वोट ही डालने नहीं गए। वो मोदी जी को नहीं भी पसंद करते तब भी मोदी जी आएंगे। रेस में एक आदमी दौड़ेगा तो वही फर्स्ट आएगा, वही लास्ट भी आएगा। देखने वाले को देखना पड़ेगा फर्स्ट आ गया, और लोग कहेंगे यार कोई भागा ही नहीं इसलिए फर्स्ट आ गया। यही आपके देश की सरकार का है। सरकारें बहुत कम वोट्स में भी क्यों जीत जाती हैं आपकी? बाकी लोग जाते ही नहीं कोई वोट डालने। अब जैसे मिनिमम की बात करें हम, भाई इनको 303 सीटें मिल गई। इनके आदमी जहां जीते भी है ना, मान लो 100 सीटें बहुत तगड़ी थी इनको मिल गई, और जो बाकी जीते ना वहां लोग वोट डालने ही नहीं गए।
तो जो ना के बराबर गए और जो बहुत ही कम गए वो इनके पक्षधर थे। जो विपक्षी थे वो गए नहीं, ये सोचे कि बीजेपी को ही आना है तो हम तो वोट ही नहीं डालेंगे। अब उस कंडीशन में क्या हुआ कि इनके कैंडिडेट जीतते जीतते इनकी संख्या बढ़ती गई और कांग्रेस के कैंडिडेट कहीं जीत ही नहीं पाए। कांग्रेस लायक ना हो या हो, हमें इससे बात देखनी नहीं है। हमें ये देखना है कि भारत का भला तब हो सकता है जब दोनों चीजें ताकतवर हों, विपक्षी भी और सत्ताधारी भी। अगर सत्ताधारी अकेले मजबूत होंगे ना तो फिर ऐसा होगा जैसा अभी हो रहा है, आप कुछ नहीं कर पाए। रेलवे का किराया कितना ज्यादा बढ़ा दिया, एक आम आदमी की तो जेब बिल्कुल ही खाली कर देंगे। किराया इतना बढ़ा दिया और उसकी इनकम है नहीं, इनकम किसी की नहीं बढ़ी और किराया इतना बढ़ गया। अब सिर्फ किराया नहीं बढ़ेगा, सब चीजें आपस में रिलेटेड है। मैंने कल परसों बताया भी था, अगर पेट्रोलियम बढ़ता है तो सिलेंडर बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा तो सब्जी और फल भी तो महंगे होंगे। अब जो टेम्पू ट्रक भर भर के सब्जियां फल महाराष्ट्र से यहाँ से ला रहे हैं, हिमाचल से, क्या वो फ्री में चल रहे हैं? फिर दूध भी महंगा होगा क्योंकि आवाजाही, सोचो ना, हर चीज ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी है। एक चीज बढ़ गई ना, सिर्फ पेट्रोल बढ़ गया तो पूरी अर्थव्यवस्था में महंगाई दिखेगी। कुछ महीने बाद तुम्हें अपने आप पता चलेगा। ये सब चीजें क्यों हो पा रही हैं? क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। आपकी आवाज आप थोड़ी, मैं कल देख रही थी, मैंने काफी सर्च किया कि देखो कुछ लोग बोल रहे हैं क्या कि भाई महंगाई बढ़ी, तो कोई भी टीवी ये दिखाई नहीं रहा कि जनता क्या सोच रही है। एक भी टीवी ने आम जनता को कवरेज नहीं दी। मुझे ध्यान है जब हम छोटे थे ना, बजट पे आम लोगों से पूछते थे कि भाई कैसा बजट लगा, क्या कमी लगी। अब बजट पे कोई किसी से नहीं पूछ रहा। सारे चैनल्स को किराया बढ़ गया तो क्या चैनल्स को सच्चाई दिखाने के लिए जो ये रेलवे स्टेशन पे जाते हैं लोग, इनके सामने माइक करके पूछते हैं भाई कैसा लग रहा है, आपका किराया पहले कितना था अब कितना हुआ, आपकी जेब पे कितना असर पड़ा। एक भी चैनल ने नहीं इस तरह की कोई भी पत्रकारिता की, ना किसी अखबार में आया, फ्रंट पेज पे आया ही नहीं इतना बढ़िया तरीके से जो कवरेज मिलनी थी। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपके देश में क्या नहीं है, सारे अखबार पहले से ही बिके हुए हैं और सबको पता है कि अखबार जो है बड़े बड़े मालिकों के। सारे टीवी चैनल्स आपके देश में एमपीज के पास हैं, पता है तुम्हें, या फिर रिलायंस जैसों के पास हैं। और जितने ये न्यूज तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, इसको देखता कौन है, इसकी अप्रोच कितने लोगों तक है। जो आपके सबसे बड़े चैनल हैं जिनके सबसे ज्यादा टीआरपी है वो तो सारे बिके हुए हैं। ये कितनी एक बहुत बड़ी बात कल परसों में पढ़ रही थी कि पहले अखबारों को पढ़ के लोग जो थे ना वो चीजों को समझ लेते थे, अब वो सब रास्ते बंद कर दिए। टीवी पे आप देखोगे तो सिर्फ बड़ाई गाई जा रही होगी, जिसका चैनल है उसकी बड़ाई गाई जा रही होगी। अब चैनल सारे बिके हुए हैं। अखबारों को कभी यही हाल है, रियलिटी दिखाते ही नहीं, तो आप आम लोगों को, मुझे और तुम्हें तो पता ही नहीं चलता कि देश क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है। हमें तो जो पर्दा दिखाया जा रहा है बस उतना दिख रहा है। खबरें खोल के देखो, कभी महंगाई के ऊपर बात ही नहीं है अखबारों में। रोज अखबार देखती हूँ, पहला फ्रंट पेज तो मर्डर्स के अलावा कुछ होता ही नहीं। फलानी जगह मर्डर हो गया, ये हो गया, मतलब आदमी सुबह उठते ही पढ़े पहली खबर तो मर्डर की मिलती है। ये बेहद शर्मनाक है। विकास तो बहुत दूर की बात है, कहीं नई यूनिवर्सिटी बन गई, कहीं अच्छा शिलान्यास हुआ, कहीं आपके देश के लोगों ने कहीं नाम खड़ा किया, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। पहला फ्रंट पेज पे मर्डर और इस तरह के सारे क्राइम्स और बुरा हाल मचा हुआ है। ये है फिर देश। ये दिक्कत क्या है, लंबे टाइम में देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। देखो आगे, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय पढ़ के देखो, समझ में आ जाएगा। कठोर संविधान, हाँ, यहाँ पे हो सकता है जब हम लोग इतने जागरूक होंगे। हमारे देश में ना डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है। अभी देखो अमेरिका के राष्ट्रपति ने हटने से पहले वो क्या करवाया और उसके ऊपर कितना बड़ा ब्लेम लग गया। टीवी चैनल्स ने उसको दिखाना बंद कर दिया, देखा था। हमारे यहाँ तो जानबूझ के, देखो वो जो 26 जनवरी का वो था, गलत किया, हमने भी माना, लेकिन उस दिन सिवाय उस खबर के कुछ और नहीं दिखाया। मतलब यहाँ क्या है, चीजों को टीआरपी के चक्कर में कुछ भी घटियापन दिखाते रहते हैं। वो लोग ना बेसिकली इंटेलिजेंट हैं, उनकी ब्रीड दिमागदार है। हमारे यहाँ भी पीढ़ियां लगेंगी जब हम सबका दिमागी विकास होगा। अब तुम्हारे मन में आया, लेकिन तुम एक हो, मैं एक हूं। अभी हमारे देश में ना जिस दिन 70% लोग सोचेंगे ना कि गलत हो रहा है, उस दिन देश कुछ क्वेश्चन करेगा। अभी हम सब जानते हैं कि गलत हो रहा है, किराया बढ़ा, गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, लेकिन उसके बदले दलील क्या दे रहे हैं कुछ मूर्ख लोग कि ये जो वैक्सीन आई है ये भी तो फ्री में लग रही है, तो इसलिए हमने पेट्रोल बढ़ाने का हमें कोई दुख नहीं है। अरे वैक्सीन तो लग लगा के जाती रहेगी, लेकिन वो पेट्रोल बढ़ के क्या घट जाएगा? वापस नहीं घटेगा ना। और तुम्हें पता है टैक्स कितना ज्यादा दे रहे हैं लोग,
उस टैक्स से कम वैक्सीनेशन तो की ही जा सकती है। और मान लिया करोड़ों रुपए देश की अर्थव्यवस्था पे भार आ गया, तो क्या हर साल गबन में ये करोड़ों रुपए लेके नहीं भाग जाते? कितने लोग तो हर साल करोड़ों का गबन कर जाते हैं। ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वो ये ना अंधभक्ति को कैसे समझाया जाए कि इसको जो तुम देख रहे हो नजरिया ये नहीं है। बात ये है कि तुम्हारे पड़ोसी पाकिस्तान में 50-60 रुपए लीटर बिकता है वो, और नेपाल में 50-60। ये गरीब देश हैं, ये हमसे गरीब हैं, और हमारे यहाँ 100 रुपए क्रॉस कर गया, फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्योंकि जो बोलेगा उसको फिर कहेंगे देशद्रोही है, देश का बुरा चाहता है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तान चले जाओ। तो अभी टाइम लगेगा, बदलेंगी चीजें। भगत सिंह कब फांसी पे झूले थे? 1931 में। तो अभी 100 साल पूरे होंगे, तब धीरे धीरे लोग जागने लगेंगे, फिर लोगों को लगेगा कि वो लड़का ठीक कहता था। अभी टाइम लगेगा, लेकिन अब चीजें बदलेंगी। अगर ये सब चीजें बच्चों को, जैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम बड़े हो गए, हम सब एज क्रॉस कर गए, 6th से अगर हमें एक समझ दी जाए देश के प्रति, समाजवाद का मतलब क्या था या लोकतंत्र के मायने क्या, तो जब ये 6ठी का बच्चा अगर ये नहीं भी समझ रहा ना, कोई बात नहीं, इसके कानों में बात जा रही है। जब ये 12वीं कर जाएगा ना, और जब ये 18 साल प्लस का होगा, जब इसके पास वोटिंग राइट आएगा, तो इसका दिमाग थोड़ा काम करेगा कि यार बचपन में कुछ ऐसा हमने पढ़ा था। जैसे बचपन की चीजें ना बड़े होके काम आती हैं, उस टाइम नहीं दिखती। वो एक कल परसों सर ने बड़ा अच्छा वो डाला हुआ था कि हथौड़े की एक एक चोट पता नहीं चलती, पत्थर टूटता आखिरी चोट से है, लेकिन काम हर चोट कर रही होती है। तो ये जो काम यहाँ से हो रहा होगा ना, ये फाइनली समझ तब आएगा जब उसके पास कौन सा राइट आएगा। और फिर जो पीढ़ी आएगी ना, वो क्वेश्चन करेगी, वो कहेगी जी 5 साल का पहले ब्यौरा दिखाओ, ये आतंकवाद हमें मत बताओ, ये 5 साल तो दबा पड़ा रहता है, जिस साल इलेक्शन होता है उसी साल आतंकवाद उभरता है, ये कुछ तो लॉजिक है ना, उसी साल मंदिर मस्जिद के, उसी साल दंगे भी होंगे, ये 5 साल नहीं होती चीजें। दिल्ली में जब इलेक्शन था, याद करो, दंगे हो गए, राजधानी में दंगे हो गए, शर्म की बात है। ये सब चीजें प्री प्लान्ड होती हैं, सब चीजों को मोटिवेट किया जाता है पीछे से गलत तरीके से। ये समझ पैदा करने के लिए एजुकेशन बचपन से काम कर सकती है। अमेरिका में, तुम फ्रांस में कह रहे हो ना, ये लोग इतने एक्टिव क्यों? क्योंकि इनको बचपन से सिखाया जाता है कि गलत को गलत बोलना सीखो और सही को सही। इनका एक पर्सपेक्टिव, एक समझ पैदा की जाती है जो हमारी नहीं की जाती। हम 6ठी में सिर्फ एक चीज सिखाते हैं कि बेटा फुल मार्क्स आने चाहिए, उस मार्क्स के आने के बाद तेरा बौद्धिक विकास होना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे मार्क्स पूरे आने चाहिए। हम यही सोच समझ के पैदा हुए और यही सोच समझ के हम 12वीं कर गए। उसके बाद अब पढ़ के पता चला कि ये सब चीजें समझनी चाहिए थी, और ये बचपन से समझते तो अपने जैसे कितने लोगों को समझा सकते थे। और ये तो बहुत भगवान का शुक्रिया है कि हमारे पास ये अब ये स्टेज है। अब मैं कितने लोगों को बता रही हूँ बात, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे जैसा सोचो, लेकिन अपने दिमाग का विकास करो, खुद की समझ बनाओ, खुद के आइडियाज क्रिएट करो। गलत क्यों गलत है ये मुझे अपने आप बताओ, तुम्हें अपने आप बताओ। मैं तुम्हारा ब्रेन वॉश ना करूं कि मोदी जी गलत हैं या कांग्रेस ठीक है। कांग्रेस गलत है तो हम बोलें कि हाँ कांग्रेस ने गलत किया, अगर मोदी जी गलत कर रहे हैं तो हम कहें मोदी जी ने गलत किया। अपना एक नजरिया तब डेवलप होता है जब आदमी की एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा होता है। और ये आपकी सरकारें कभी नहीं चाहती कि आपकी एजुकेशन इतनी प्रबल हो कि आप सोचने समझने लायक बने। चलो कल बात करेंगे।